मैं नमिता गौड़, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय जसवंतपुरा। कक्षा 12, सामान्य विज्ञान, पाठ 23, जंतु जगत का वर्गीकरण, भाग 1। संसार में लगभग अब तक 18 लाख से भी अधिक प्रकार के जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा पहचाने गए हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राणियों का अध्ययन करने के लिए इन जंतुओं को उनकी विभिन्न समानता और विषमताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखने को ही वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का महत्व। वर्गीकरण के माध्यम से जंतुओं के लक्षण और परस्पर संबंधों की जानकारी मिलती है। 2. वर्गीकरण से जंतुओं के विकास क्रम की भी जानकारी मिलती है। नंबर 3. जंतुओं के लक्षणों के आधार पर उनकी अनुकूलता के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे वह नभचर है, जलचर है या स्थलचर है। 4. वर्गीकरण के द्वारा संयोजी कणियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस के द्वारा 1758 में दी गई थी, जिसके द्वारा इन सभी जीवों का नामकरण किया गया है। इस पद्धति के निम्नलिखित नियम हैं। पहला, इन जीवों के नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखे होते हैं। दूसरा, जीव के नाम का जो पहला शब्द होता है वह उसके वंश से होता है, जबकि दूसरा शब्द उसकी जाति से होता है। वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर अर्थात स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित तिरछा लिखा जाता है। 5वां, जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी कई बार लिखा जाता है। वर्गीकरण के आधार। जीवों के कुछ विशेष बाहर के आकार के लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर ही उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है संगठन के स्तर। इसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जीव द्रव्य स्तर, अर्थात इनमें मात्र एक कोशिका ही होती है। कोशिकीय स्तर, इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन वो मिलकर के उत्तक का निर्माण नहीं करती। उत्तक स्तर, इस प्रकार के जीवों में कोशिकाएं समूह में मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती है। अंग तंत्र स्तर, इस प्रकार के जीवों में कोशिकाएं मिलकर उत्तक, उत्तक अंग और अंग से तंत्र तक का निर्माण होता है। सम्मिति के आधार पर। सम्मिति के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, असम्मिति, अर्थात ऐसे जीव जिन्हें किसी भी प्रकार से 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अरीय सम्मिति, इन प्रकार के जीवों में 2 सतह होती है, एक ऊपरी और एक निचली। द्विपार्श्व सम्मित, इस प्रकार की सम्मिति में अगर हम किसी जीव को ऊर्ध्व काट में काटते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बंट जाता है। देहगुहा, ये 3 प्रकार की होती है, अगुह्य, कूटगुह्य, प्रगुह्य। अगुह्य अर्थात इनमें गुहा का अभाव होता है। कूटगुह्य, इनमें गुहा होती नहीं है लेकिन गुहा जैसी संरचना का जैसा आभास होता है। प्रगुह्य, इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। खंडीभवन, ये 2 प्रकार का होता है, सतही खंडीभवन, विखंडन और वास्तविक खंडीभवन। सतही खंडीभवन में सिर्फ जो खंडों में बटा हुआ दिखता है जीव, वो बाहरी सतह से ही होता है, आंतरिक रूप से ये खंडित नहीं होता। विखंडन, वास्तविक खंडीभवन के अंदर जीव न सिर्फ ऊपर से बल्कि अंदर से भी खंडों में बटा हुआ होता है, जैसे केचुआ। द्विकोरकीय व त्रिकोरकीय संगठन, भ्रूण में जब 3 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंत स्तर, तो इसे त्रिकोरकीय संगठन कहते हैं। और जब किसी भ्रूण में सिर्फ 2 स्तर पाए जाते हैं, अर्थात बाह्य स्तर और अंत स्तर, तब उसे द्विकोरकीय कहते हैं। नोटोकोड, कुछ जंतुओं में मध्यपृष्ठ पर एक शलाकाकार रचना पाई जाती है जो कि मीजोडर्म अर्थात मध्य स्तर से उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा जाता है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा वे जीव होते हैं जिसमें इस नोटोकोड की अनुपस्थिति होती है। कॉर्डेटा ऐसे जीव जिनमें नोटोकोड उपस्थित होती है। प्रथम संघ है पोरीफेरा। पोर का मतलब होता है छिद्र और फेरा का मतलब होता है धारण करना, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। इनके मुख्य लक्षण। इस संघ के जो प्राणी होते हैं ये प्राय लवणी और अलवणी दोनों ही जलों में पाए जाते हैं। ये एकल या निवयी होते हैं, अर्थात ये एकल भी हो सकते हैं और समूह में भी पाए जाते हैं। अधिकांश प्राणियों में अरीय समिति पाई जाती है। इनका शारीरिक संगठन कोशीय स्तर का होता है, अर्थात इनमें उत्तक का निर्माण नहीं होता।
ये द्विजन स्तरीय होते हैं। इनके पूरे शरीर पर ऑस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल शरीर में प्रवेश करता है, और शरीर के अग्रभाग में एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम के कहते हैं, और इसके द्वारा पानी शरीर से बाहर निकलता है। इनके शरीर में जो गुहा होती है उसे स्पंज गुहा कहते हैं, और इस संघ का मुख्य लक्षण है इसमें उपस्थित नाल तंत्र। ये जीव उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही जीव में नर और मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। 10वां, इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, अर्थात अगर इनका शरीर खंडों में टूट जाता है तो प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण साइकन, यूप्लेक्टेला, यू स्पोंजिया, स्पोंजिला। अब है द्वितीय संघ, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसके मुख्य लक्षण, इस संघ के जीव भी समुद्रवासी होते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक संगठन कोशिका उत्तक प्रकार का होता है, अर्थात इनमें उत्तकों का निर्माण हो जाता है। ये द्विजन स्तरीय होते हैं, यानी कि बाह्य और अंतः जनन स्तर दो ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु प्राय अरीय सम्मित होते हैं, अर्थात ऊपर और नीचे अलग अलग सतह होती है। वास्तविक देह गुहा का इनमें अभाव होता है, लेकिन जो मध्य में एक गुहा पाई जाती है उसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। शीर्ष पर एक मुख्य छिद्र पाया जाता है जो मुख और गुदा दोनों का ही कार्य करता है। इनमें खोखले स्पर्शों से घिरा हुआ छिद्र होता है। ये स्पर्शक इनके शिकार पकड़ने और गमन दोनों में सहायता करते हैं। इन जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो कि शिकार को पकड़ने में सहायता करती है। ये द्विरूपी प्राणी होते हैं जिनमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, पॉलिप और मेडूसा। इनमें भी पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। उदाहरण हाइड्रा, ऑरिलिया, फाइसेलिया। टीनोफोरा। इनके मुख्य लक्षण, ये समुद्री प्राणी होते हैं। इनका शरीर उत्तक स्तर का होता है। ये द्विस्तरीय और द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। इन संघ के प्राणी प्राय स्फुर दीप्तशील होते हैं, अर्थात रात में ये अपने में से प्रकाश उत्पन्न करके चमकते हैं। इनमें चलने के लिए 8 श्रृंखलाओं से व्यवस्थित सीलियाओं के द्वारा होता है गमन की क्रिया, और इस संरचना को टीनी या कॉम जेली कहते हैं। इसलिए इन प्राणियों को समुद्री अखरोट भी कहते हैं। इनमें एक जोड़ी उपांग कोलोब्लास्ट पाए जाते हैं, और इनमें स्टेटोसिस्ट नामक संवेदक पाए जाते हैं जो कि संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। इनके उदाहरण हैं टीनोप्लेना, विलामेन और प्लूरोब्रेंकिया।